नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। अमेरिका के मीडिया ने दावा किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ईरान के नजदीक 10,000 सैनिकों की तैनाती कर सकते हैं। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को एक चिट्ठी लिखकर अमेरिका और इजरायल पर अपने विदेश मंत्री अब्बास अरागची और संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। इजरायल की सेना ने दावा किया कि चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने हमास की तरह ही लेबनान में एक चर्च के नीचे सुरंगों का नेटवर्क बना रखा है और जंग में साथ न देने पर एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप नेटो देशों पर भड़क गए और उन्होंने नेटो के सदस्य देशों पर अमेरिका की मदद नहीं करने का आरोप लगाते हुए ईरान को कड़ी चेतावनी दे दी। अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के पास 10,000 सैनिकों की तैनाती कर सकते हैं। मतलब पहले से जितने सैनिक ईरान के आसपास हैं उनके अलावा 10,000 और सैनिक। खबर है, अमेरिका अपने इन सैनिकों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और ईरान के खार्क द्वीप के पास तैनात कर सकता है। ये वही हॉर्मूज गलियारा है जो पिछले कई दिनों से बंद है और इसे ट्रंप हर हाल में खुलवाना चाहते हैं। खार्क द्वीप तो ईरान की लाइफलाइन बताया जाता है। वहां पर ईरान ने जमीन पर बड़े बड़े टैंक बनाए हुए हैं जिनमें तेल भरकर रखता है वो। वहीं से ईरान अपने कच्चे तेल को दुनिया भर में भेजता है। ये दोनों जगह ईरान के लिए बेहद अहम है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी और खार्क द्वीप भी। इसलिए अमेरिका इन दोनों जगहों के पास अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाना चाहता है। यह दावा, इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि जंग में अमेरिका की स्थिति और मजबूत होगी। हालांकि खाड़ी देशों में पहले से ही बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। 1-2 हजार नहीं, करीब 50,000 सैनिक। इनके अलावा अमेरिकी मरीन यूनिट के करीब 2200 सैनिकों को भी ईरान भेजे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिकी मरीन यूनिट के सैनिक दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारने की ताकत रखते हैं। और खबर तो यह भी है कि अमेरिका से करीब 3,000 पैरा ट्रूपर ईरान की तरफ रवाना हो चुके हैं। ये पैरा ट्रूपर हवा से पैराशूट के जरिए दुश्मन के इलाकों में उतरकर युद्ध करने में माहिर होते हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया, इतने सैनिक होने के बाद भी अमेरिका ईरान के पास अपने 10,000 और सैनिक भेजने की तैयारी कर चुका है। इसमें पैदल सेना, बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल होंगी। इसलिए आशंका जताई गई अमेरिका ईरान के खिलाफ जमीन पर जंग शुरू कर सकता है। लेकिन ईरान की IRGC सेना भी कोई हाथ धर कर नहीं बैठी है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि अमेरिका से जमीन पर आर पार की जंग लड़ने के लिए ईरान की IRGC सेना ने 10 लाख से ज्यादा सैनिक तैयार कर रखे। अपनी इस तैयारी से ईरान ने अपने इरादे भी बता दिए। उसने यह साफ कर दिया कि वो इस जंग में अपने कदम पीछे नहीं खींचने वाला। एक तरह से ईरान ने अमेरिका को खुली चुनौती दे दी। चुनौती यह कि अगर ट्रंप ने उसकी जमीन पर सेना उतारी तो उससे निपटने के लिए पूरी तरह वो तैयार है। दूसरी तरफ अमेरिका की प्लानिंग यह है कि किसी भी तरह ईरान घुटनों पर आ जाए। इस वक्त अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने की। 28 फरवरी को जब जंग शुरू हुई, कुछ ही दिन बाद ईरान ने समंदर के इस गलियारे को बंद कर दिया। रास्ता बंद हुआ, वहां से गुजरने वाले तेल के जहाजों का आना जाना बंद हो गया। दुनिया में तेल और गैस की किल्लत हो गई। युद्ध के जानकार मानते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने के बाद अमेरिका और इजरायल पर दबाव बढ़ गया है। यह दबाव कि इस रास्ते को कैसे खुलवाया जाए। अमेरिका ने कई बार ईरान को धमकी भी दी, उसके गैस प्लांट को भी निशाना बनाया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास मौजूद ईरान के मिसाइल ठिकानों पर 2200 किलो का बंकर बस्टर बम गिरा दिया था, क्योंकि ईरान के वो मिसाइल ठिकाने जमीन की गहराई में बने हुए थे। मतलब अमेरिका ने इस समुद्री रास्ते को खुलवाने के लिए अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन उसकी तमाम कोशिश के बाद भी ईरान ने इसे खोला नहीं, अपना कंट्रोल बनाए रखा। युद्ध के जानकारों का मानना है इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने के लिए ट्रंप ने नया प्लान बनाया। दावा किया गया उसी प्लान के तहत ट्रंप ने ईरान के आसपास अपने सैनिकों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप ईरान के पास 10,000 और सैनिक भेज सकते हैं। और सैनिक ही नहीं, उन सैनिकों के साथ अमेरिका बख्तरबंद गाड़ियां भी भेजने में जुटा है। इसलिए दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिका का प्लान ईरान से आमने सामने की जंग लड़ने का भी है, आर पार की जंग, और वो भी उसी की धरती पर, क्योंकि बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल जमीन की लड़ाई में ही किया जाता है। पिछले करीब 1 महीने से चल रही जंग इसलिए माना जा रहा है कि लंबी खिंच सकती है और आगे कई महीनों तक शायद चल सकती है। जंग खत्म होने में महीनों का समय लग सकता है। ऐसा हुआ तो फिर पूरी दुनिया के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी अगर ये जो खबरें आ रही हैं ये सही हैं। दूसरे देशों में भी जंग के फैलने की आशंका जताई गई।
अमेरिका का अखबार इस बात का दावा करता है कि अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अमेरिका ने अपने सैनिकों को ईरान के पास तैनात करना शुरू कर दिया। हालांकि फारस की खाड़ी के किनारे मौजूद 7 देशों में अमेरिका के सैनिक पहले से ही बड़ी संख्या में तैनात हैं। कुवैत में अमेरिका के सैनिक हैं 13,000, वहां पे 13,000 से ज्यादा हैं। कतर में सैनिक हैं 10,000 से ज्यादा हैं। बहरीन में 9,000 से ज्यादा हैं। इसी तरह यूएई में करीब 5,000 सैनिक हैं अमेरिका के। सऊदी अरब में 3,000 हैं। इराक में उसने 2,500 सैनिक तैनात कर रखे हैं। ओमान के बंदरगाहों का इस्तेमाल अमेरिका हथियार और गोला बारूद लाने के साथ अपनी नौसेना के लिए करता है। अगर इन सभी देशों में मौजूद अमेरिकी सैनिकों को मिलाकर देखें तो 50,000 के करीब पहुंच जाती है संख्या। मतलब 50,000 सैनिक ईरान के आसपास अमेरिका के पहले से ही तैनात हैं और करीब 3,000 पैरा ट्रूपर को ईरान रवाना कर चुका है। हवा से पैराशूट के जरिए दुश्मन के इलाके में उतरकर जंग लड़ने में जो माहिर माने जाते हैं पैरा ट्रूपर, वो तो रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका मरीन यूनिट के करीब 2,200 जवानों को भी ईरान भेज सकता है, जो किसी भी वक्त ईरान के पास पहुंच सकते हैं। ये समंदर के रास्ते जमीन पर हमला करते हैं मरीन यूनिट के जवान। मरीन यूनिट के जवान दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारने की ताकत रखते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इतनी बड़ी संख्या में ईरान के पास सैनिक होने के बाद भी, ईरान के आसपास के इलाके में सैनिक होने के बाद भी अमेरिका ने 10,000 और सैनिक भेजने की तैयारी कर ली है, यह रिपोर्ट कह रही है। अमेरिका किसी भी वक्त ईरान की धरती पर आर पार की जंग शुरू कर सकता है, अब यह माना जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका की इन तैयारियों की ईरान को भनक ना हो। उसने भी अपनी कमर कस ली है, खबरें आ रही हैं। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमेरिका की सेना से आमने सामने की लड़ाई के लिए ईरान की IRGC सेना ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। ईरान ने जमीनी लड़ाई के लिए लाखों की संख्या में सैनिक तैयार कर रखे हैं, यह तस्नीम न्यूज एजेंसी कह रही है, जो उसकी अपनी सेना की न्यूज एजेंसी मानी जाती है। 10 लाख से ज्यादा जवान जंग के लिए तैयार हैं, वहां से दावा किया जा रहा है। IRGC सेना के कमांडर के एक इशारे पर अमेरिका की फौज पर यह टूट पड़ेंगे। तस्नीम न्यूज एजेंसी का दावा है कि जंग में अमेरिकी सेना से भिड़ने के लिए बड़ी संख्या में कम उम्र के लड़के भी सेना में भर्ती हो रहे हैं। मतलब जमीन पर अमेरिकी सेना से निपटने के लिए ईरान पूरी तैयारी कर चुका है, उस तरफ से यह दावा किया जा रहा है। उसने पहले भी अमेरिका को धमकी दी थी कि अगर उसकी धरती पर ट्रंप ने सेना उतारी तो वो उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। जंग शुरू होने के बाद से ही ईरान आमने सामने की लड़ाई की तैयारी में जुट गया था। ईरान का मकसद अमेरिका को लंबी और थका देने वाली जंग में खींचने का दिख रहा है जानकारों को। कुछ रोज पहले भी पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि जंग में ईरान ने प्लान सी को एक्टिवेट किया। प्लान ए और बी के बाद प्लान सी तक पहुंचने के लिए ईरान ने प्लान ए और प्लान बी भी बनाया था। प्लान ए के तहत पहले अमेरिका और इजराइल को अपनी ताकतवर मिसाइलों और रॉकेट से जवाब दिया। इसके बाद उसने प्लान बी शुरू किया, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया, वो प्लान बी था। दोनों प्लान के बाद प्लान सी है। ईरान अपने इस प्लान के तहत अमेरिका को जमीनी जंग में घसीटना चाहता है। यह है प्लान सी, माना जा रहा है कि अमेरिका उसकी धरती पर जंग लड़ने के लिए अपनी सेना उतारे। और जंग में जिस तरह से हालात बन रहे हैं, जिस तेजी से हालात बदल रहे हैं, उन्हें देखकर माना जा रहा है कि ईरान अपने इस प्लान में काफी हद तक कामयाब भी हो चुका है। क्योंकि ईरान की जो तस्नीम न्यूज एजेंसी है वो IRGC सेना की एजेंसी मानी जाती है। वो कह रही है अमेरिका ने जमीन पर जंग शुरू की तो ईरान की IRGC सेना उसके खिलाफ गुरिल्ला वॉर शुरू कर देगी, छापामार युद्ध। ऐसी रणनीति जिसमें एक छोटी सेना या सैनिकों का समूह दुश्मन की बड़ी और ताकतवर सेना से लड़ता है, घात लगाकर दुश्मन पर अचानक हमला करता है। दुश्मन के जवाबी हमले से पहले ही जंगलों और पहाड़ों में गायब हो जाते हैं गुरिल्ला सैनिक। ईरान ने जमीनी लड़ाई में अमेरिका और इजराइल को मात देने के लिए आत्मघाती हमले तक की तैयारी कर रखी है। मतलब ईरान ने अमेरिका को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसाने की रणनीति बनाई जहां से उसके लिए निकलना नामुमकिन हो जाए। तो युद्ध के जानकार बता रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल का मकसद ईरान में सत्ता बदलना है, इस्लामी शासन को उखाड़ फेंकना है। कई बार इसके संकेत दे चुके हैं ट्रंप। अमेरिका चाहता है किसी भी तरह ईरान से इस्लामी शासन का अंत हो जाए। लेकिन ईरान में सत्ता बदलना इतना आसान नहीं दिख रहा। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया इसीलिए अमेरिका ईरान के नजदीक अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटा, अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। इसे डोनाल्ड ट्रंप का डबल गेम कहा जा रहा है। डबल गेम इसलिए क्योंकि एक तरफ वो ईरान से बातचीत करने का दावा कर रहे हैं, उसके सामने शर्तें रख रहे हैं
यह तक ऐलान कर दिया कि अमेरिका की सेना अगले 10 दिन तक ईरान के गैस प्लांट और तेल रिफाइनरियों पर हमले भी नहीं करेगी। दूसरी तरफ वो ईरान के पास सैनिकों की तैनाती बढ़ाने में जुटे, सैनिक पर सैनिक भेज रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक भी ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में अमेरिका ने ड्रोन स्पीड बोट का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ऐसी नाव जो रिमोट कंट्रोल से चलती है, उसमें कोई आदमी नहीं होता। पेंटागन ने भी इसकी पुष्टि की। यह पहली बार है जब अमेरिका ने किसी लड़ाई में इस तरह की नावों का इस्तेमाल शुरू किया। अमेरिका फारस की खाड़ी में ईरान की IRGC सेना पर नजर रखने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। हालांकि जरूरत पड़ने पर इनसे हमला भी किया जा सकता है। ट्रंप सिर्फ बातचीत करने का दिखावा कर रहे हैं क्या, इस पर सवाल उठ गया है, क्योंकि वो ईरान को बातचीत में क्या उलझाए रखना चाहते हैं ताकि वो ईरान को घेर पर उस पर हमला कर सके। अब ऐसी अटकलें हैं इन खबरों के आने के बाद। उधर अमेरिकी न्यूज चैनल CNN की एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जो ईरान के लिए खतरे की घंटी बजाने वाली हो सकती है। ईरान अगर समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ तो खबर है उसके परमाणु ठिकाने अमेरिका के निशाने पर आ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेना को यह आदेश दे सकते हैं कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले शुरू कर दें। ऐसी खबरें, आशंका जताई गई कि ऐसा हुआ तो कोहराम मच जाएगा, क्योंकि परमाणु ठिकानों पर हमले का सीधा मतलब हुआ तबाही को न्योता देना, लाखों लोगों की जान पर बना सकती है। ट्रंप हालांकि बार बार कह रहे हैं कि उनकी ईरान से बातचीत चल रही है, वो ईरान के नेताओं के संपर्क में, इसलिए उन्होंने ईरान पर जारी हमलों में दी गई ढील को बढ़ाने का फैसला लिया। पहले अमेरिका ने कहा था वो 28 मार्च तक ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले नहीं करेगा, मतलब ईरान की सेना के अड्डों पर तो हमले जारी रहेंगे, लेकिन उसके तेल और गैस के भंडारों को, ऊर्जा ठिकानों को निशाना नहीं बनाएगा। अब वो 6 अप्रैल तक इस डील को बढ़ा दिया ट्रंप ने। उन्होंने ईरान के साथ चल रही बातचीत से खुश होकर यह फैसला लिया, ऐसा कह रहे हैं वो। लेकिन ईरान ने तो इस बात से ही इनकार किया हुआ है कि उसकी ट्रंप से कोई बात हो रही है। वो अपने रुख पर अड़ा हुआ है। उसके नेता लगातार कह रहे हैं ना तो उनकी ट्रंप से कोई बातचीत चल रही है, ना ही अमेरिका के किसी और नेता से कोई बातचीत चल रही है। यानी ईरान की तरफ से आ रहे बयानों में युद्ध से समझौते की कोई भी उम्मीद साफ साफ नजर नहीं आ रही। लेकिन खबर यह है कि ईरान के साथ अमेरिका का समझौता नहीं हुआ तो ट्रंप और खतरनाक कदम उठा सकते हैं। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के परमाणु अड्डे पर हमले के आदेश तक दे सकते हैं। ईरान के तेल और गैस भंडारों पर भी बड़े पैमाने पर बारूद बरसाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह युद्ध खतरनाक मोड़ पर पहुंच सकता है, ऐसे मोड़ पर जहां सैकड़ों ही नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां जंग की आग में झुलस सकती हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि ईरान के परमाणु और ऊर्जा ठिकानों पर हमला हुआ तो वो चुप नहीं बैठेगा, पलटवार करेगा, जवाबी हमला करेगा, उसी की भाषा में जवाब देने की कोशिश करेगा अमेरिका को। तो लड़ाई और लंबी खिंचेगी ही, साथ ही खौफनाक मंजर बन सकता है लड़ाई का, ऐसा मंजर जो पहले कभी किसी ने न देखा हो। इधर अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ ट्रंप पर भड़क गए और बुरी तरह नाराज हो गए। उन्होंने दावा किया कि ईरान जंग में जीत की तरफ बढ़ रहा है और ट्रंप के जो दावे हैं बातचीत वाले वो हवा हवाई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति झूठ फैला रहे हैं, उनका दावा है। मोहम्मद बागर गालिबाफ वही नेता हैं जिनके नाम की चर्चा ट्रंप के उस दावे के बाद शुरू हुई थी जिसमें उन्होंने यह कह दिया था कि उनकी ईरान के किसी सम्मानित नेता से समझौते को लेकर बातचीत हो चुकी है। मोहम्मद बागर गालिबाफ ने इसके तुरंत बाद खुद ही सामने आकर ट्रंप के दावे को अफवाह बता दिया था। उन्होंने एक बार फिर ट्रंप पर हमला बोला और साफ कह दिया कि ईरान के लोगों को अल्टीमेटम देने वाले ट्रंप कौन होते हैं। उनका गुस्सा ट्रंप के उस बयान पर फूटा जिसमें ट्रंप ने ईरान को समझौते पर जल्द फैसला करने का अल्टीमेटम दे दिया था कि जंग रोकने के लिए अमेरिका ने पहल नहीं की बल्कि ईरान ही उनके सामने गिड़गिड़ा रहा था, ऐसे दावे लग रहे थे। They are begging to make a deal. We'll see if we can make the right deal. And if they make the right deal, then the strait will open up. Hormuz Strait will open up. 2 दिन पहले ट्रंप ने खुद यह दावा किया था कि ईरान और अमेरिका दोनों समझौता करना चाहते हैं। ट्रंप 2 ही दिन में अपना बयान बदलते दिखे। यह ऐलान भी कर दिया कि जंग में ईरान के पास अब कुछ नहीं बचा है, वो लड़ाई हार चुका है, उसकी सेना खत्म हो चुकी है, उसकी मिसाइलें बर्बाद हो चुकी हैं, उसके ज्यादातर नेता भी मारे जा चुके हैं। They're defeated. They can't make a comeback. We're free to roam over their cities and towns and destroy all of their crazy nuclear weapons and missiles and drones that they're building, and we're doing that.
हार की तरफ बढ़ते ईरान ने मजबूरी में समझौते के लिए उनके आगे हाथ फैलाया, ट्रंप का यह दावा। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि ट्रंप के इन सभी दावों को मोहम्मद बागर गालिबाफ ने सिरे से खारिज कर दिया और साफ शब्दों में कह दिया कि ईरान और ईरान के लोगों को कोई अल्टीमेटम नहीं दे सकता, चाहे वो कोई भी हो। यानी वो ट्रंप को कह रहे हैं। मोहम्मद बागर गालिबाफ ने जंग में ईरान को जीत की ओर बढ़ता हुआ बताया। ट्रंप कह रहे हैं ईरान हार गया। रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान ने हमले रोकने के लिए 10 दिन का ब्रेक नहीं मांगा था। ट्रंप ने दावा किया समझौते और बातचीत के लिए ईरान ने 10 दिन का वक्त मांगा, इसी वजह से उन्होंने 6 अप्रैल तक हमले नहीं करने का फैसला किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह भी जानकारी दी कि अमेरिका की तरफ से भेजे गए 15 शर्तों वाले प्रस्ताव पर भी ईरान ने कोई अंतिम फैसला नहीं लिया। अखबार के मुताबिक मुख्य तौर पर 3 पॉइंट पर दोनों पक्षों के बीच पेच फंसा हुआ। अमेरिका ने शर्त रख दी कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्त निगरानी रखेगा, लेकिन ईरान ने इसको खारिज कर दिया। अमेरिका ने मांग की कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को पूरी तरह रोक दे। ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम पर किसी भी तरह की बातचीत से ही इनकार कर दिया। अमेरिका ने ईरान के सामने शर्त रख दी कि वो हूथी लड़ाकों और हिजबुल्ला जैसे संगठनों से नाता तोड़ दे। ईरान ने उल्टा यह कह दिया कि अमेरिका यह गारंटी दे कि इजराइल इन संगठनों पर हमले नहीं करेगा। मतलब अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमेरिका के सामने बिल्कुल भी झुकता नहीं दिख रहा। इधर ईरान ने जंग के दौरान संयुक्त राष्ट्र को एक चिट्ठी लिखी। उसने अमेरिका और इजराइल पर अपने विदेश मंत्री और संसद के स्पीकर की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और कड़ी आपत्ति जताई। ईरान के मीडिया के मुताबिक ईरान की सरकार ने उस चिट्ठी में यह भी साफ कर दिया कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाने होंगे वो उसे उठाने से पीछे नहीं हटेगी। लेकिन एक रोज पहले अमेरिकी अखबार ने वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह जानकारी दी थी कि अमेरिकी प्रशासन ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और संसद के स्पीकर का नाम अपने दुश्मनों की हिट लिस्ट से हटा लिया। इजराइल को भी इन दोनों नेताओं पर हमला करने से रोक दिया। लेकिन ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में चिट्ठी लिख दी और इजराइल और अमेरिका के खिलाफ शिकायत कर दी। नाराजगी जाहिर की कि ईरान की मीडिया के मुताबिक हिटलिस्ट से नाम हटाए जाने को लेकर भी ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर निशाना साधा और साफ कह दिया यह सब बस दिखावा है, केवल ढोंग है, केवल प्रपंच कर रहा अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ चिट्ठी उन्होंने ही लिखी। चिट्ठी में उन्होंने दुनिया भर के मीडिया की रिपोर्ट का जिक्र किया। अमीर सईद इरावानी ने दावा किया कि अमेरिका और इजराइल ने विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ की हत्या का प्लान बनाया था, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि हिटलिस्ट से हटा दिया तो यानी हिटलिस्ट में थे, यानी प्लान था। दावा यूएन में अब्बास अराक्ची ने मीडिया रिपोर्ट के हवाले से किया। अमीर सईद इरावानी ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की कि वो इस तरह के प्रयास को रोके और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराए। ईरान के दोनों नेताओं को अस्थायी तौर पर हिटलिस्ट से हटाए जाने का मतलब यह हुआ कि खतरा अभी टला नहीं है, यह अस्थायी है। कुछ दिन के लिए हटाया हिटलिस्ट से नाम, हमले का जोखिम बना हुआ है। ईरान ने इजराइल और अमेरिका की इस साजिश को स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म यानी सीधा एक देश का ही आतंकवाद बता दिया और अमेरिका और इजराइल पर जंग थोपने का आरोप लगाया। ईरान जंग का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद में भी गूंजा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने यूएन की मानवाधिकार परिषद की इमरजेंसी बैठक में हिस्सा लिया और आरोप लगाया कि अमेरिका और इजराइल ने उन पर युद्ध थोपा है और गैर कानूनी तरीके से थोपा है, अवैध तरीके से थोपा है। अब्बास अराक्ची ने जो भाषण दिया उसमें वो अमेरिका और इजराइल पर बुरी तरह फट पड़े। उनका गुस्सा सामने आया। उन्होंने ईरान के मिनाब शहर में लड़कियों के स्कूल पर किए गए हमले का जिक्र किया और उसे वॉर क्राइम, युद्ध अपराध बताया, क्योंकि मिनाब शहर में उस हमले में 175 छात्राओं की मौत की खबर सामने आई थी। पूरी दुनिया हिल गई थी। हमले के बाद मलबे से निकाले गए बच्चियों के शवों और एक कतार में खोदी गई कब्रों की तस्वीर देखकर लोगों का कलेजा कांप गया था। ईरान के शिक्षा मंत्रालय ने हमले के बाद जानकारी दी थी कि मरने वालों में 7 साल से 12 साल की बच्चियां शामिल थी, मतलब छोटी बच्चियां थी, मासूम बच्चियां थी। तो ईरान के विदेश मंत्री ने यूएन की मानवाधिकार परिषद की इमरजेंसी बैठक में इसी घटना का जिक्र किया। Among the most harrowing manifestations of this aggression was the calculated, phased assault on Shajarat Tayyeba Elementary School in the city of Minab, south of Iran, where more than 175 students and teachers
were slaughtered in cold blood. अब्बास अरागची ने पूरी दुनिया को बताया कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने उस स्कूल पर जिस वक्त हमला किया, बच्चियों की क्लास चल रही थी, सुबह का वक्त था, पूरा स्कूल मलबे के ढेर में तब्दील हो गया हमला होते ही। सीधा आरोप अमेरिका और इजराइल की फौज पर लगाया गया, लेकिन अमेरिका ने इस हमले से इनकार कर दिया था। उसने कह दिया था पता नहीं मिसाइल कहां से आई और जांच होगी। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर इस मुद्दे को उठाया। अब्बास अरागची ने अमेरिका और इजराइल पर जानबूझकर जंग थोपने का आरोप लगाया। Iran stands today amid the throes of an illegal war imposed by two bullying nuclear-armed regimes, the United States and Israel. अब्बास अरागची ने जंग को पूरी तरह अवैध बताया, हमले को मानवता पर किया गया हमला बताया। संयुक्त राष्ट्र को बताया कि अमेरिका और इजराइल ने जंग उस वक्त छेड़ी जब दोनों पक्षों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी थी, बातचीत चल रही थी। इधर हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसके हमले में इजराइल की सेना की एक टुकड़ी को काफी नुकसान पहुंचा। लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने दावा किया कि दक्षिणी लेबनान में उसने इजराइल की सेना की एक टुकड़ी पर हमला कर दिया। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने दुश्मन को काफी नुकसान पहुंचाया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात ने जहाजों की सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय हॉर्मुज सिक्योरिटी फोर्स बनाने का प्रस्ताव रखा। इसका मकसद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान की IRGC सेना से सुरक्षित करना है। इसके लिए UAE ने दुनिया भर के देशों से साथ आने की अपील की। ईरान के बड़े अधिकारियों ने वहां के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई को लेकर बयान जारी किया। उनके मुताबिक मुज्तबा खामनेई पूरी तरह स्वस्थ हैं और ईरान की कमान उनके ही हाथ में है। उन्होंने दावा किया कि सुरक्षा कारणों की वजह से वो लोगों के बीच नहीं आ रहे। उधर ईरान ने महज 3 घंटों में इजराइल पर 11 मिसाइलें बरसाकर दहशत मचा दी। हमला तेल अवीव के अलग अलग इलाकों में किए गए और इसके बाद उन इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। ईरान की उन मिसाइलों के इजराइल के हवाई क्षेत्र में घुसते ही वहां सायरन की आवाज गूंज उठी। इसके बाद अपनी जान बचाने के लिए लोग बंकरों के अंदर जाने लगे, क्योंकि उन पर मिसाइल हमले का खतरा मंडराने लगा। हर तरफ सड़कें सुनसान नजर आईं। खुद को बचाने के लिए लोग बड़ी संख्या में बंकरों के अंदर दाखिल होते दिखे। ईरान ने इजराइल के शहर तेल अवीव को निशाना बनाया और एक के बाद एक 11 मिसाइलें दाग दी। हवाई हमले सिर्फ 3 घंटों में किए गए। इस दौरान न्यूज 18 की टीम तेल अवीव के एक इलाके में मौजूद रही। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग फौरन जो है वो बंकर में जाएंगे और अंडरग्राउंड बंकर्स में यहाँ पे लोग जाते हैं। अब देखना होगा कि किस और ये अटैक होगा। ये टेल अवीव का एरिया है, जो भी इर्द गिर्द लोग थे अब वो अंडरग्राउंड बंकर में जाएंगे क्योंकि यहाँ पे सायरन बज चुकी है। इसके बाद तेल अवीव में सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। सायरन बजने लगे, सड़कें बिल्कुल खाली हो गई। सड़कों से गुजर रहे लोग फौरन बंकर के अंदर चले गए। यहाँ आप देख सकते हैं इर्द गिर्द बिल्कुल खामोशी है क्योंकि सब लोग जो हैं वो बंकर में चले गए हैं, अंडरग्राउंड शेल्टर में चले गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरसेप्ट किया गया है मिसाइल को, यानी इसी और जो है निशाना था। कुछ मिसाइलों को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया। ठिकाने पर पहुंचने से पहले ही उन्हें रोक लिया गया, लेकिन ईरान की कुछ मिसाइलों ने इजराइल के अलग अलग इलाकों में मौजूद कई इमारतों को ध्वस्त भी कर दिया। वहां से जो तस्वीरें आई उसमें हमले के बाद हुई बर्बादी की पूरी कहानी दिखी। सड़क के किनारे मौजूद बड़ी बड़ी इमारतें खंडर में तब्दील हो गई। इमारतें इस साल हुए हमलों में तबाह नहीं हुई, बल्कि पिछले साल उन पर हमले किए गए थे। पिछले साल जून में ईरान की सेना ने इजराइल के अलग अलग इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर हमले कर दिए थे, तो वो इमारतें भी थी साथ में, और उन हमलों में ये इमारतें ढह गई थी। इजराइल के दिमोना इलाके में पहुंची न्यूज 18 की टीम। जून में हुए हवाई हमलों ने कहर बरपा दिया था वहां। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये पुराने जख्म जो हैं ये अभी भी यहाँ पर हरे ही दिख रहे हैं। तो ये जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये बर्बाद हो चुकी हैं। इनमें से काफ़ी सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, जो यूनेस्को की लिस्ट में हैं। दिमोना इलाके में बनी कई इमारतों को उन हवाई हमलों में भारी नुकसान पहुंचा था। वहां उन इमारतों की दीवारें और छतें टूटी हुई दिखाई दी। इसके साथ ही उनमें लगी खिड़कियां और दरवाजे भी टूटे हुए नजर आए। हर तरफ कंक्रीट का मलबा इधर उधर बिखरा हुआ दिखा। इमारतों की हालत को देखकर ऐसा लगा मानो कुछ दिन पहले ही उन पर हमला किया गया हो। वहां रहने वाले लोग कई महीने गुजर जाने के बाद भी अपने घरों में लौट नहीं पाए। इधर अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान से जंग के बीच पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिका के 1 दर्जन से ज्यादा सैन्य ठिकाने खंडर में बदल गए।
ईरान के हमलों में अमेरिकी सेना के उन अड्डों की सूरत बिगड़ गई, वो तहस नहस हो चुके हैं, पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं, उस रिपोर्ट में बताया गया। कहा जा रहा है कि हालत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि अमेरिकी सैनिक होटलों में पनाह लेने को मजबूर हो गए, उन्हें एयरबेसों से दूर दूसरी जगहों पर रहना पड़ रहा है, क्योंकि द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जानकारी दी कि ईरान के हमलों में अमेरिका के 13 सैन्य अड्डे बर्बाद हो चुके हैं, रहने लायक बचे नहीं। इसलिए मजबूरी में अमेरिका के सैनिकों को युद्ध के दौरान ही अपने एयरबेस को छोड़ना पड़ गया। अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी तो ईरान की सेना ने सबसे पहले अमेरिका के उन सैन्य ठिकानों पर बमबारी की जो पश्चिम एशिया के अलग अलग देशों में मौजूद हैं। ड्रोन हमले किए गए, मिसाइलें फोड़ी गईं। सभी पड़ोसी देशों में अमेरिका के एयरबेस हैं लगभग, इनमें इराक भी शामिल है, कुवैत में भी अमेरिका के सैन्य अड्डा है, कतर में तो अमेरिका का पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना है, वहां करीब 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात थे युद्ध से पहले। इसके अलावा बहरीन में, सऊदी अरब में, यूएई में, ओमान में भी अमेरिका की सेना ने अड्डे बनाए हुए हैं। इसलिए युद्ध में ईरान ने सभी देशों पर हमले किए, वहां अमेरिकी एयरबेसों को निशाना बनाने की कोशिश की, बम की तरह फटने वाले हजारों आत्मघाती ड्रोन बरसाए गए, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। ईरान की फौज ने पूरी ताकत झोंक दी ताकि अमेरिकी सैन्य अड्डों को तबाह किया जा सके। तो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि ईरान इसमें काफी हद तक सफल भी रहा। उसने ऐसा पलटवार किया कि जिसका अनुमान उसके दुश्मन को नहीं था। सोचा भी नहीं था कि ईरान का जवाबी हमला ऐसा हो सकता है, क्योंकि दावा है ईरान की सेना ने पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी एयरबेसों पर सिर्फ हमले ही नहीं किए, उन हमलों से बड़े पैमाने पर तबाही मचाने में भी वो कामयाब हुई। ईरान से जंग में अमेरिका के 13 सैन्य ठिकानों के परखचे उड़ गए, खंडर बन चुके हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि वहां पर काफी नुकसान पहुंचा है। उन एयरबेस पर कामकाज बंद कर दिया गया है, क्योंकि उनकी हालत ऐसी हो गई कि वहां से कामकाज हो नहीं सकता था, युद्ध के हमले नहीं किए जा सकते थे। मतलब अमेरिका के सैनिक उन एयरबेसों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो रिपोर्ट कहती है कि इसीलिए अमेरिका के उन सैनिकों को एयरबेस खाली करने पड़ गए और वहां से हटना पड़ गया, और आसपास के होटलों और रिहायशी इलाकों में उन्होंने पनाह ली। अमेरिका के वो सैनिक अपने एयरबेस से दूर होटलों की छतों से हमले कर रहे हैं, उसकी सेना के, ईरान की सेना के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। पश्चिम एशिया के अलग अलग देशों में मौजूद होटलों से अमेरिकी सैनिक हमले कर रहे हैं। उन सैनिकों की संख्या भी कोई छोटी मोटी नहीं बताई गई, बल्कि अमेरिका के सैकड़ों हजारों सैनिक वहां पर बताए गए, जिन्हें युद्ध के दौरान अपने सैन्य अड्डों को छोड़ना पड़ा, क्योंकि अमेरिका के अखबार ने बताया कि ईरान के हमलों में अमेरिकी सेना के 13 ठिकाने बर्बाद हुए। दावा है इन हमलों से अमेरिका को करीब 80 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया, क्योंकि बताया गया कि ईरान की बमबारी में अमेरिकी एयरबेसों को तो नुकसान हुआ ही, इसके साथ ही वहां रखा गोला बारूद और हथियार भी तबाह हो गया। इतना सब होने के बाद भी ईरान की तरफ से लगातार हमले जारी रहे। पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिका के ठिकानों पर बारूद की बारिश वो करता रहा, इसलिए अमेरिकी सैनिकों के हाथ जो कुछ भी लगा वो उसे लेकर अपने एयरबेस से निकले और होटलों में चले गए, ताकि ईरान की सेना के हमलों से बच सकें और उसके खिलाफ लड़ाई भी जारी रख सकें। अमेरिका के सैन्य ठिकानों को छोड़ने के बाद भी उसके सैनिकों ने ईरान पर हमले बंद नहीं किए, वो जिन जगहों पर रुके वहां से वो वार करने में जुटे। तो रिपोर्ट कह रही है कि अमेरिकी सैनिक होटलों में बैठकर जंग की रणनीति बना रहे हैं और उनकी छतों से हमले कर रहे हैं। और ये ऐसा भी हो सकता है कि हम जो एयरबेस हैं वहां पर बर्बादी भले ही ना हुई हो, लेकिन क्योंकि एयरबेस पर निशाना माना जा रहा है, होटलों पर उस तरह से निशाना नहीं करेगा ईरान, इसलिए वो होटलों में चले गए। ईरान के कान खड़े हो गए, इसकी जानकारी लगी तो उसने, जैसा रिपोर्ट में बताया गया, उन देशों के लोगों को चेतावनी दे दी। उसने पश्चिम एशिया के देशों के लोगों को चेतावनी दे दी कि अमेरिका के सैनिक जहां मौजूद हैं उन्हें दूर दराज के होटलों और आबादी वाले इलाकों में वहां पनाह ले रखी है। तो उन्होंने उन देशों के लोगों को चेतावनी देनी शुरू कर दी। ईरान की सेना के प्रवक्ता ने साफ कह दिया कि अगर किसी ने अमेरिकी सैनिकों को होटल दिया तो ईरान की फौज उस होटल को ही अमेरिका का सैन्य अड्डा मान लेगी, फिर उसके साथ उसी तरह का सुलूक किया जाएगा जिस तरह का सुलूक ईरान की फौज युद्ध में अमेरिकी एयरबेसों के साथ कर रही है। तो ईरान उन होटलों पर भी हमले करने से पीछे नहीं हटेगा जहां अमेरिकी आर्मी के जवान ठहरे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी सैनिकों पर गंभीर आरोप लगाया कि अमेरिका के सैनिक जानबूझकर आबादी वाले इलाकों में छिपे हैं, वहां आम लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि रिहायशी इलाकों में होने की वजह से ईरान उन पर हमला न करे और उनकी जान बचे। ईरान के विदेश मंत्री ने इस मामले में खाड़ी देशों के होटल मालिकों से भी अपील की
कि अमेरिकी सेना के जवानों को अपने कमरे न दें, क्योंकि ऐसा करने पर ईरान उनके होटलों पर हमला करेगा और उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। इधर बातचीत की अटकलों के बीच ईरान की संसद के स्पीकर ने अमेरिकी फौज की ताकत को लेकर तंज कसा। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर अमेरिका पर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि जो देश अपने ही सैनिकों को अपने ठिकानों पर सुरक्षित नहीं रख सकता, वो ईरान की धरती पर उनकी क्या सुरक्षा करेगा। मोहम्मद बागर गालिबाफ का ये तंज उन खबरों के बाद आया जिसमें अमेरिकी सैनिकों को होटल में रखने का दावा किया गया था। इजरायल के मीडिया के मुताबिक ईरान को लेकर अमेरिका और इजरायल के नेताओं के बीच मतभेद हो गए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ईरान को लेकर किए गए आकलन पर सवाल उठाए। मतभेद की खबरें उस वक्त आईं जब अमेरिका और ईरान के बीच समझौते और बातचीत की अटकलें तेज हैं। जर्मनी ने रूस पर आरोप लगाया कि वो ईरान को अमेरिकी युद्धपोतों, विमानों और सैन्य ठिकानों की सटीक लोकेशन की जानकारी देने में जुटा है। खबर है कि रूसी सेना ईरान को खुफिया जानकारी देने के साथ तकनीकी मदद भी दे रही है। दावा है कि रूस यूक्रेन पर अपने हमलों से ध्यान भटकाने के लिए ईरान युद्ध का इस्तेमाल कर रहा है। उधर इजरायल की सेना के प्रमुख ने दावा किया कि एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ने की वजह से ईरान में सैनिकों की कमी आ गई। जंग लड़ने के लिए सैनिक कम पड़ गए। ऐसे में वहां के सेना प्रमुख ने चेतावनी दी कि अगर हालात नहीं सुधरे तो वहां की सेना कमजोर हो सकती है। उनके पास जंग लड़ने के लिए सैनिक नहीं बचेंगे, क्योंकि इजरायल एक साथ कई जंग लड़ रहा है। वो गाजा में हमास से जंग लड़ रहा है, लेबनान में हिजबुल्लाह से जंग लड़ रहा है, एक महीने से ईरान में जंग लड़ रहा है, वो तो दिख ही रहा है। तो इजरायल की सेना 3 अलग अलग जंग में बढ़ गई है। हालात ऐसे हो गए कि इजरायल में सैनिकों की कमी आ गई, ऐसी रिपोर्ट है। इजरायल की सेना के प्रमुख के मुताबिक इजरायल पिछले कई साल से जंग लड़ रहा है, कभी हमास से, कभी हिजबुल्लाह से, अब ईरान से जंग छिड़ी है और वो लंबी खिंचती दिख रही है। इजरायल और ईरान में 1 महीने से जंग चल रही है लगभग। तो इजरायल में लगातार सैनिकों की संख्या घटती जा रही है। दावा किया गया हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर जल्द ही इस परेशानी का हल नहीं निकाला गया तो इजरायल की सेना कमजोर पड़ सकती है। इसलिए वहां के सेना प्रमुख ने सुझाव दिया कि इजरायल में होने वाली अनिवार्य सैन्य सेवा को बढ़ा दिया जाए। वहां पर अनिवार्य सैन्य सेवा होती है, हर व्यक्ति को सेना में सेवा देनी होती है। सेना में काम करना जितने वक्त के लिए जरूरी होता है, उस वक्त को अब वो कह रहे हैं कि बढ़ा दिया जाए। हर नागरिक को वो सेवा देनी होती है, इसलिए इसके लिए वहां एक कानून भी बना हुआ है। 18 साल से ज्यादा और 40 साल से कम उम्र के हर नागरिक को युद्ध के दौरान और उससे या युद्ध ना भी हो तो भी ये सेना में सेवा देना अनिवार्य होता है। 32 महीने पुरुषों को सेवा देनी जरूरी होती है, महिलाओं को भी 24 महीने सेना में सेवा देनी होती है। समय समय पर ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है और इन्हें रिजर्व सैनिक कहा जाता है। ये लोग तय समय के बाद जो चाहे वो काम करने के लिए आजाद होते हैं, लेकिन वो सेवा देनी जरूरी होती है। लेकिन जरूरत पड़ने पर उन्हें सेना दोबारा बुला सकती है। तो दावा यह है कि सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए इजरायल के सेना प्रमुख इस कानून में बदलाव करना चाहते हैं। पहले पुरुषों को 32 महीने और महिलाओं को 24 महीने सेना में सेवा देनी जरूरी होती थी, लेकिन कानून में बदलाव होने के बाद उन्हें 36 महीने तक सेवा देनी होगी। ऐसा किया जा सकता है। वक्त 4 महीने बढ़ा दिया जाएगा। इस प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो चुकी है, ऐसा दावा है, क्योंकि इजरायल के सेना प्रमुख ने दावा किया कि उन्हें जल्द से जल्द 15,000 सैनिकों की जरूरत है। אני רוצה לומר שאנחנו חסרים בצה"ל כ-15,000 חיילים, מתוכם בין 7,000 ל-8,000 לוחמים. दावा किया गया कि इजरायल की सेना के पास इस वक्त 1,70,000 सैनिक हैं। इसके अलावा 4 लाख रिजर्व सैनिक भी हैं। जानकारी के मुताबिक इजरायल जंग में अपने सभी रिजर्व सैनिकों को भी उतार चुका है। उसके पास जंग के लिए और सैनिक नहीं बचे हैं, इसलिए वहां के सेना प्रमुख ने नया प्रस्ताव दिया। इधर पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया गया कि इजरायल की खुफिया एजेंसी कई दिन से ईरान के हालात पर नजर रख रही थी। इजरायल की खुफिया एजेंसी ने साफ कर दिया कि ईरान में अभी ऐसे हालात नहीं बने कि वहां की सरकार को गिराया जा सके। यानी मौजूदा हालात में ईरान की सरकार को गिराना मुश्किल है। नेतन्याहू ने ईरान पर हमला करते वक्त यह दावा किया था कि ईरान में हमला करने के पीछे उनका खास मकसद है ईरान की सरकार को गिराना, सत्ता परिवर्तन करवाना। अपने मकसद को पूरा करने के लिए नेतन्याहू ने ईरान में एक के बाद एक कई बड़े हमले किए। कई बड़े मंत्रियों और अधिकारियों को मार गिराया गया, सुप्रीम लीडर को मार गिराया गया, कई ठिकानों को निशाना बनाया गया सेना के। लेकिन दावा किया गया कि इतना सब करने के बाद भी नेतन्याहू अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ईरान में ऐसे हालात पैदा नहीं कर पा रहे हैं जिससे वहां की सरकार गिर सके। इजरायल के हमलों के बाद भी वहां की सरकार मजबूती से डटी हुई है।
कड़ी टक्कर दे रही है बल्कि इजराइल को। जंग की शुरुआत में नेतन्याहू को शायद ये अंदाजा नहीं था कि जंग इतनी लंबी चलेगी, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया। उन्हें लगा था ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को खत्म करते ही ईरान हार जाएगा, सरकार गिर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के हर हमले का जवाब दिया और जंग खिंचती चली गई। इस बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी ने यह बड़ा दावा किया। ईरान में सत्ता परिवर्तन करने का नेतन्याहू का सपना जो है इस दावे के बाद टूटता दिख रहा है, क्योंकि इजराइल की खुफिया एजेंसी के मुताबिक ईरान के मौजूदा हालात वहां की सरकार को गिराना मुश्किल लग रहा है। खुफिया एजेंसी ने यह तक दावा कर दिया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन तभी हो सकता है जब वहां की जनता ही सरकार के खिलाफ हो जाए, यानी वहां की आम जनता सड़कों पर आ जाए, गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएं, तब हो सकता है। सिर्फ उसी सूरत में ईरान की सरकार गिर सकती है। तो दावा किया गया कि खुफिया एजेंसी के इस दावे के बाद इजराइल ने अपना टारगेट ही बदल दिया। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक इजराइल ने ईरान को कमजोर करने के लिए अब नया प्लान तैयार किया है, नई रणनीति बनाई है। अब ईरान की सरकार की बजाय वहां की सेना को कमजोर करने पर जोर दिया जाएगा। अब अपनी पूरी ताकत ईरान की सेना को नुकसान पहुंचाने में लगाई जाएगी। इजराइल की सेना और उसके ठिकानों पर हमले, ईरान की सेना और उसके ठिकानों पर हमले तेज कर देगा, क्योंकि इजराइल ईरान की सेना को ऐसा झटका देना चाहता है जिससे उभरने में उसे टाइम लग जाए। इजराइल की सेना का अब सिर्फ एक ही मकसद दिख रहा है, ईरान की सेना के ठिकानों को तबाह करने का। इसके लिए इजराइल की सेना ने ईरान पर बड़े हमले करने की तैयारी कर दी। अमेरिका के अखबार में एक और दावा यह किया गया कि इजराइल के अधिकारी ये मान चुके हैं कि जंग जल्द खत्म हो सकती है, क्योंकि ट्रंप अपनी पूरे जी जान से जंग को रुकवाने में लगे हुए हैं। ट्रंप के ईरान के कुछ अधिकारियों से बातचीत करने की खबरें भी थी। तो इन खबरों से इजराइल के अधिकारी ये मान रहे हैं कि ये जंग जल्दी खत्म हो सकती है। इसलिए इजराइल ने हमले तेज करने की तैयारी कर ली, क्योंकि इजराइल जंग खत्म होने से पहले ईरान को गहरी चोट देना चाहता है, ईरान की सेना को कमजोर करना चाहता है, उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, ताकि ईरान की सेना के लिए दोबारा मजबूत होना मुश्किल हो जाए। इस सब के बीच इजराइल ने ईरान पर बड़ा आरोप यह लगा दिया कि पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाने का आरोप लगा, कि दुनिया में फैले आतंकवाद के पीछे ईरान है। ईरान अलग अलग संगठनों को समर्थन देकर दुनिया भर में आतंकवाद फैला रहा है। इजराइल ने यह आरोप लगाया और इसमें 4 संगठनों के नाम लिए: हिजबुल्लाह, हमास, हूथी लड़ाके और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद, PIJ पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद। इजराइल ने दावा किया इन सभी संगठनों के ऊपर ईरान का हाथ है। इजराइल ने आरोप लगाया ईरान इन चारों संगठनों की फंडिंग करता है, हथियार भेजता है, समर्थन करता है। ईरान के दम पर ही पश्चिम एशिया के देशों में ये संगठन आतंकवाद फैलाते हैं। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की। ईरान और उसके आसपास 4 संगठन बैठे नजर आए तस्वीर में: हिजबुल्लाह, हमास, तीसरा हूथी और चौथा फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद। इस तस्वीर में कुछ नोट और हथियार नजर आए। उस तस्वीर के जरिए इजराइल ने आरोप लगाया कि ईरान इन संगठनों को पैसे और हथियार देता है। इसके बदले जरूरत पड़ने पर यह संगठन ईरान का समर्थन करते हैं। और ईरान में छिड़ी जंग में ऐसा दिख भी रहा है। ईरान में हमले हुए तो हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले करने शुरू कर दिए। उसने ईरान के समर्थन में इजराइल के शहरों पर बड़े हमले कर दिए। यमन के हूथी लड़ाके भी इस जंग में कूद गए। उन्होंने लाल सागर से गुजरने वाले अमेरिका और इजराइल के जहाजों पर हमले करने की धमकी दी थी। गाजा में हमास और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद की जंग इजराइल के साथ पहले से ही चल रही है। PIJ पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद जो संगठन है, फिलिस्तीन में हमास के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन माना जाता है। इसलिए इजराइल ने आरोप लगाया कि ईरान पश्चिम एशिया में आतंकवाद फैलाने के लिए इन संगठनों का सहारा लेता है। इधर दावा किया गया कि अमेरिका की टॉमाहॉक मिसाइलों का स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है। अमेरिका के अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में यह बात सामने आई। बताया जा रहा है कि ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका की सेना ने 800 से ज्यादा टॉमाहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया, लेकिन अब इस मिसाइल का स्टॉक खत्म होने की कगार पर पहुंच गया। इसकी वजह से अमेरिका के अधिकारियों के बीच यह चर्चा शुरू हो गई कि आखिर टॉमाहॉक मिसाइलों की कमी को कैसे पूरा किया जाए, क्योंकि ईरान से जंग तो अभी चल ही रही है। मिसाइलों को बनाना इतना आसान नहीं होता कि स्टॉक खत्म हुआ और झटपट तैयार कर लिया जाए। भारी भरकम खर्च भी उठाना पड़ता है और वक्त भी लगता है, महीनों लग जाते हैं।
यानी मिसाइलों को रातों रात तैयार नहीं किया जा सकता। इसलिए अमेरिका के अधिकारियों को यह चिंता सताने लगी, उनके सामने यह मुसीबत खड़ी हो गई कि इतनी जल्दी टॉमाहॉक मिसाइलों का स्टॉक कैसे भरा जाए। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जंग में अमेरिका की सेना 800 से ज्यादा टॉमाहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल अब तक कर चुकी है। ईरान के अलग अलग इलाकों पर जो हमले हुए उनमें ज्यादातर हमले टॉमाहॉक मिसाइलों से किए गए, ऐसा माना जा रहा है। यानी जंग की शुरुआत में ही अमेरिकी फौज ने ईरान पर टॉमाहॉक मिसाइलें भारी मात्रा में दाग दी, उसके सैन्य ठिकानों को बर्बाद करने के लिए। अब अमेरिका के सामने संकट गहराने लगा, क्योंकि अमेरिका की ईरान से जंग और लंबी खिंचती है तो टॉमाहॉक मिसाइलों की कमी हो सकती है। अमेरिका के लिए युद्ध लड़ने के साथ मिसाइलों की कमी को पूरा करना एक बड़ी चुनौती बन सकता है। टॉमाहॉक अमेरिका की सेना की घातक और भरोसेमंद मिसाइल मानी जाती है, क्योंकि इसकी रेंज 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जाती है। यानी टॉमाहॉक मिसाइलें 1500 किलोमीटर के दायरे में आने वाले दुश्मन के किसी भी ठिकाने को तहस नहस कर सकती है। टॉमाहॉक मिसाइलें जमीन से बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती हैं, और कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण रेडार इन्हें आसानी से पकड़ नहीं पाते, और तकनीक और अपनी खासियतों की वजह से महंगी मिसाइलें काफी महंगी मिसाइलों में एक मानी जाती है। इसलिए अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के बीच इसकी चर्चा शुरू हो गई कि जंग के दौरान टॉमाहॉक मिसाइलों की कमी को कैसे पूरा किया जाए, उनके उत्पादन की रफ्तार को कम समय में कैसे बढ़ाया जाए। उधर अमेरिकी डॉलर के नोटों पर डोनाल्ड ट्रंप के साइन होंगे, ये खबरें आई। अमेरिका की करेंसी डॉलर पर अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साइन होंगे। अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने पर ऐसा किया जाएगा। 1861 से अब तक अमेरिकी डॉलर के नोटों पर सिर्फ ट्रेजरर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के हस्ताक्षर होते रहे हैं, लेकिन अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार होगा जब पद पर बैठे किसी राष्ट्रपति के साइन करेंसी पर होंगे। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। एक दिन में 74 पैसों की गिरावट दर्ज की गई और इसके बाद $1 की कीमत 94 रुपए 70 पैसे के बराबर हो गई। माना जा रहा है रुपए में ये गिरावट पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से ही हुई। 2 दिन की तेजी के बाद भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1690 अंक गिरकर 73,583 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 486 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट की वजह से एक ही दिन में निवेशकों के 9 लाख करोड़ रुपए डूब गए। रुपए की कमजोरी और ईरान जंग लंबी खिंचने की आशंका को गिरावट की बड़ी वजह माना गया। इधर इजरायल की सेना ने दावा किया कि हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में एक चर्च के नीचे सुरंग बना रखी थी, ठीक उसी तरह जैसे गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों ने बनाई थी। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजरायल की सेना की एक टुकड़ी की नजर हिजबुल्लाह की सुरंग पर पड़ी तो सभी दंग रह गए। उन्होंने तुरंत इसका वीडियो रिकॉर्ड किया। इजरायल की सेना ने दावा किया कि चर्च के नीचे बनी सुरंग सीधे हिजबुल्लाह के एक बड़े टनल नेटवर्क से जुड़ी थी। हालांकि इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसके हमलों में सुरंग का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। दक्षिणी लेबनान में इजरायल के सैनिक एक खंडहर नुमा इमारत के अंदर जाते दिखे। एक चर्च की इमारत बताई गई। इजरायल के फौजी अंदर घुसे, उन्हें सुरंग में जाता हुआ एक रास्ता दिखाई दिया। תת-קרקע מקומי, מקושר בין כל האזורים, פראי לחימה ועם יכולת לצאת. ये वीडियो इजरायल की सेना ने ही दिखाया कि उन्हें इस इमारत के अंदर उसी तरह के 3 और रास्ते मिले जो सीधे हिजबुल्लाह के टनल नेटवर्क से जुड़े हुए थे। तो हिजबुल्लाह की ये सुरंगें पुरानी है ऐसा दावा है। 2024 में उसके हमलों के दौरान तबाह हो गई थी, लेकिन युद्ध विराम के बाद जब इजरायल की सेना वहां से लौट गई तो हिजबुल्लाह ने सुरंगों को दोबारा बनाना शुरू कर दिया। इजरायल की सेना के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इसके लिए आम लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। चर्च की इमारत के नीचे सुरंग में घुसने का रास्ता बनाया ताकि किसी को शक ना हो। इजरायल को हिजबुल्लाह की सुरंग दक्षिणी लेबनान के ख़याम कस्बे में एक चर्च के नीचे मिली। ख़याम कस्बा एक ऊंची पहाड़ी पर मौजूद घनी आबादी वाला इलाका है। यह हिस्सा इजरायल के उत्तरी सीमा के बिल्कुल करीब है। इजरायल की सीमा से ख़याम कस्बे की दूरी महज 5 किलोमीटर। इजरायल की सेना के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाके इस इलाके में काफ़ी सक्रिय रहे हैं। घुसपैठ के लिए और हमलों से बचने के लिए उन्होंने ज़मीन के नीचे अपना एक पाताल लोक बना लिया, ठीक वैसे ही जैसे गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों ने बनाया। गाजा में हमास के लड़ाकों ने सुरंग लोक के इजरायल की जो सुरंग लोक बनाया था, इजरायल की सेना को काफ़ी परेशानियों में डाला था। ईरान के साथ जंग के दौरान इजरायल ने उसका साथ देने वाले हिजबुल्लाह पर भी हमले तेज कर दिए थे। इसी कार्रवाई के दौरान इजरायल की फौज जब ख़याम कस्बे में घुसी तो चर्च के नीचे सुरंग का रास्ता देख उसकी आंखें पड़ गई। उधर
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजराइल की सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत में मौजूद चरमपंथी गुट हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हवाई हमले कर दिए। इजराइल की सेना ने उन इलाकों में एक साथ कई मिसाइलों से हमला कर दिया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। हमलों के बाद वहां कई इमारतें पूरी तरह तबाह हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान ने इजराइल के हमलों का विरोध किया और उस पर बिना किसी चेतावनी के हमला करने का आरोप लगाया, लेकिन इजराइल ने इन हमलों में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा कर दिया और उसकी सेना ने बेरूत के कई इलाकों पर हवाई हमला कर दिया। हिजबुल्लाह का गढ़ बताए जाने वाले अलग अलग इलाकों पर हमले किए गए, इतने बम गिराए गए कि वहां एक साथ कई धमाके होते नजर आए। थोड़ी देर बाद वहां एक और धमाका हुआ और उसकी वजह से वहां रात के अंधेरे में चमचमाती हुई रोशनी फैल गई। दावा किया गया यह धमाका इजराइल की तरफ से दागी गई मिसाइल के गिरने की वजह से हुआ। इन हमलों के बाद वहां धुएं का गुबार छा गया। ईरान के सरकारी न्यूज चैनल प्रेस टीवी ने भी बेरूत में हुए हमले का वीडियो जारी किया, जिसमें वहां एक साथ कई धमाके होते नजर आए। इन हमलों की वजह से वहां कई इमारतें खंडर बन गईं, हर तरफ मलबा फैला नजर आया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान ने इजराइल पर बिना किसी चेतावनी के बेरूत और दहिया पर हवाई हमले करने का आरोप लगा दिया, लेकिन इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करने का दावा कर दिया और आगे भी ऐसे हमले जारी रखने की चेतावनी भी दे दी। इधर ईरान के सरकारी न्यूज चैनल प्रेस टीवी ने खबर दी कि ईरान के एक रिहायशी इलाके में हुए अमेरिका और इजराइल के हमले में 26 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 7 बच्चे और 7 महिलाएं भी शामिल बताई गई। हवाई हमला मध्य ईरान के इस्फहान शहर में किया गया। हमले की वजह से इस्फहान शहर के उस इलाके में हर तरफ तबाही और बर्बादी नजर आई। वहां मौजूद कई इमारतें खंडर बनी दिखी। मलबा पूरे इलाके में बिखरा दिखा। इमारतों को ही नुकसान नहीं पहुंचा, इमारत के पास खड़ी गाड़ियों के भी परखचे उड़े दिखे, शीशे चकनाचूर दिखे, उनके छत दरवाजे टूटे हुए दिखे। वहां राहत और बचाव टीमें इसके बाद भेजी गई। इमारत में फंसे लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया और ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर निर्दोष लोगों और बच्चों पर हमला करने का आरोप लगाया। उधर तेहरान की न्यूज एजेंसी ने दक्षिण तेहरान में हवाई हमले की खबर दी। हमले में वहां कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। हमला इतना भयानक दिखा, वहां कई इमारतें खंडर बन गई और दक्षिण तेहरान के जिस इलाके में हवाई हमला हुआ वहां कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। हमले के बाद कुछ इमारतें पूरी तरह से खंडर बन गई। इमारतों का मलबा आसपास की दूसरी इमारतों की छतों और सड़क पर फैला नजर आया। कुछ देर बाद वहां राहत बचाव टीम ने मोर्चा संभाला। राहत बचाव टीम के सदस्य उन इमारतों में दाखिल हुए, वहां फंसे लोगों की तलाश करने लगे। इसके लिए क्रेन की भी मदद दी गई। कुछ लोग दूसरी इमारतों की छत पर पहुंचकर राहत के काम में जुटे लोगों को निर्देश देते नजर आए। हमलों में सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों को ही नुकसान नहीं पहुंचा, वहां जो सड़क किनारे गाड़ियां खड़ी थी वो भी चकनाचूर हो गई। एक गाड़ी पूरी तरह से तहस नजर आई, जैसे किसी इमारत का पूरा मलबा ही उसकी छत पर गिर पड़ा। उस हमले में उन इमारतों में रहने वाले कई लोग घायल हो गए। राहत बचाव टीम के लोगों ने अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया। उधर पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर दी। ईरान जंग के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए की कटौती कर दी। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए और डीजल पर 10 रुपए से घटाकर 0 कर दी गई। हालांकि केंद्र सरकार के इस फैसले से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं घटेंगे। दिल्ली में कारोबारियों के संगठन चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाए जाने का स्वागत किया। सीटीआई के मुताबिक इससे महंगाई बढ़ने से राहत मिल सकती है। सीटीआई ने तेल कंपनियों से मांग की कि कच्चे तेल के दाम कम होते हैं तो वो भी तेल के दाम घटाएं। केंद्र सरकार ने कारोबार और फैक्ट्रियों के लिए कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई बढ़ाने का फैसला लिया। एलपीजी संकट को देखते हुए कुछ दिन पहले कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई में कटौती की गई थी और फैक्ट्रियों को जितनी जरूरत थी उसकी 50% गैस उन्हें दी जा रही थी। अब इसे बढ़ाकर 70% कर दिया गया। उधर ईरान जंग में साथ न देने पर नेटो देशों पर एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए।
उन्होंने साफ कह दिया कि ईरान से शुरू हुई जंग में नेटो के किसी भी सदस्य देश ने अमेरिका की मदद नहीं की और मदद न मिलने की बात कहते हुए उन्होंने ईरान को कड़ी चेतावनी दे डाली। ट्रंप के साथ अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी खुलकर यह बात कही कि किसी ने अमेरिका का साथ नहीं दिया। हालांकि ऐसा पहला बार नहीं है जब अमेरिका ने नेटो देशों पर अपनी नाराजगी जाहिर की। कुछ दिन पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए नेटो के देशों को कागजी शेर बताया था, यानी नेटो के देश अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, यह इशारा किया था। यह तक कह दिया था कि सुरक्षा तो क्या वो देश अमेरिका के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने उन देशों पर एक बार फिर अपना गुस्सा निकाला और यह कह दिया कि अमेरिका को किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। अमेरिका नेटो देशों की सुरक्षा के लिए हमेशा मौजूद रहा है, लेकिन उसको जरूरत नहीं है। यह बताया कि उनके लिए अमेरिका ने लाखों करोड़ों डॉलर खर्च किए हैं, लेकिन अमेरिका को जरूरत पड़ी तो नेटो देश मदद के लिए सामने नहीं आए। One thing we're very disappointed, I'll say it publicly, we're very disappointed with NATO because NATO has done absolutely nothing. I said 25 years ago that NATO's a paper tiger, but more importantly that we'll come to their rescue, but they will never come to ours. ट्रंप ने कहा वो ईरान से जंग के दौरान नेटो की तरफ से कोई भी मदद न मिलने से बेहद नाराज हैं और आने वाले वक्त में अमेरिका इसे भूलेगा नहीं। कोई सहयोग न मिलने की बात उन्होंने खुलकर कह दी। यह दावा भी उन्होंने कुछ दिन पहले किया था कि नेटो के कुछ सदस्य देश अमेरिका की मदद कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल में यह बात सामने आई थी और रिपोर्ट के मुताबिक मदद करने वाले देशों में जर्मनी, ब्रिटेन और ग्रीस का नाम सामने आया था। दावा किया गया कि अमेरिका ने जर्मनी में मौजूद रामस्टाइन एयरबेस का इस्तेमाल किया, जहां से ईरान पर निगरानी के साथ उस पर हमले भी किए गए थे। जर्मनी के साथ ही ब्रिटेन में मौजूद फेफर्ड एयरबेस के भी इस्तेमाल की बात कही गई। वहां से अमेरिका के B-1 बॉम्बर को ईंधन और तकनीकी सहायता मिली थी, यह बताया गया। उन दोनों देशों की तरह ग्रीस में मौजूद क्रीट द्वीप को लेकर भी खबरें सामने आई थी कि वहां अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेरल्ड आर फोर्ड को मरम्मत के लिए रखा गया था। तो जर्मनी, ब्रिटेन और ग्रीस ये तीनों नेटो के सदस्य देश हैं। जंग चोरी छिपे उन्होंने जंग में अमेरिका की मदद की, लेकिन चोरी छिपे की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोई सहयोग न मिलने की बात कह दी इस पर। ट्रंप के साथ अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी नाराजगी जताई और साफ कह दिया कि युद्ध के मोर्चे पर नेटो के देश पूरी तरह से पीछे हट गए। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन की मदद की थी, लेकिन ईरान से जंग में अमेरिका को साथ देने की बात आई तो नेटो के देशों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। The United States is constantly being asked to help in a war, and we have more than any other country in the world, on a war that's happening in another continent, in Ukraine. But when the U.S. had a need, he didn't get proper positive responses. उन्होंने अपने बयान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का भी जिक्र किया और बताया कि वहां बढ़ता तनाव दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाल सकता है। नेटो के सदस्य देशों पर अपना गुस्सा निकालते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दे दी। यह भी कह दिया कि वो जंग में सैन्य रूप से कमजोर हो चुका है। इधर अमेरिका ने ईरान से जारी जंग में उसके 10,000 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। अमेरिका ने बताया कि जंग की शुरुआत से अब तक उसकी सेना ईरान के कई इलाकों में बमबारी कर चुकी है, जिनमें ईरान के 10,000 से ज्यादा सैन्य ठिकाने नेस्त नाबूद हो चुके हैं। यह दावा करते हुए अमेरिका की सेना की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया। वीडियो के बाद एक कई खौफनाक हवाई हमले होते नजर आए। उनमें बड़े बड़े ढांचे बर्बाद होते हुए दिखाई दिए। धमाके के बाद आसपास का इलाका काले धुएं से घिरता दिखा। उसकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को टारगेट किया, ऐसा अमेरिका ने बताया, और उन ठिकानों पर खतरनाक मिसाइलें दाग दी जहां पर ईरान के घातक ड्रोन और हथियार रखे हुए थे। अमेरिका ने दावा किया उसकी सेना ने जंग में ईरान के 10,000 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया। तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलू एजेंसी के मुताबिक इनमें नौसेना के युद्धपोत समेत मिसाइल ठिकाने शामिल हैं, यानी मिसाइल की फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया जहां मिसाइल में इस्तेमाल होने वाले पुर्जे तैयार किए जाते थे। अमेरिका की फौज ने दावा किया उसके हमलों में ईरान के 92% बड़े जहाज नष्ट हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ ईरान के जहाज ही नहीं, उसके ड्रोन और मिसाइलों को भी बड़े पैमाने पर तबाह किया गया और दावा किया गया ऐसा करके उसने जंग के मोर्चे पर ईरान की सैन्य ताकत को पूरे तरीके से कमजोर कर दिया। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस चोरी छिपे ईरान को हथियार भेज रहा है। हालांकि रूस ने इन खबरों को महज अफवाह बताया, लेकिन उस रिपोर्ट में दावा किया गया ईरान को रूस से हथियारों के साथ साथ दवाएं मिल रही हैं, खाने पीने की चीजें भी मिल रही हैं।
ताकि ईरान इस जंग में मजबूती से खड़ा रह सके, अमेरिका और इजरायल को टक्कर दे सके। रूस ईरान को बड़े पैमाने पर ड्रोन की सप्लाई कर रहा है, ऐसी भी रिपोर्ट है। ऐसा नहीं है ईरान के पास ड्रोन की कमी है, ईरान के पास बहुत बड़ी तादाद में शाहिद ड्रोन हैं। वो अमेरिका और इजरायल के खिलाफ हजारों शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल भी कर चुका है, लेकिन आगे की जंग के लिए ईरान को शाहिद ड्रोन से भी ज्यादा एडवांस्ड और बेहतर ड्रोन चाहिए। ऐसा दावा है कि रूस ईरान की इसी जरूरत को पूरा कर रहा है। वो रूस ईरान को आधुनिक ड्रोन भेज रहा है जिससे वो अमेरिका और इजरायल के खिलाफ और घातक हमले कर सके। तो खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के हवाले से दावा किया गया कि जंग शुरू होने के कुछ दिन बाद ही ईरान और रूस के बीच सीक्रेट बातचीत हुई थी, डील हुई थी कि रूस ईरान को ड्रोन भेजेगा, और जैसे ही मार्च महीना शुरू हुआ रूस ने ईरान को ड्रोन भेजना भी शुरू कर दिया। ड्रोन भेजने का काम इसी महीने के अंत में खत्म होगा, ऐसा कहा जा रहा है। यानी रूस इस पूरे महीने ईरान को ड्रोन भेजता रहेगा। लेकिन दावा किया गया रूस ईरान को ड्रोन भेजने की बात कभी नहीं मानेगा। वो कभी इस बात को कबूल नहीं करेगा कि वो इस जंग में ईरान की मदद कर रहा है, क्योंकि रूस नहीं चाहता उसके और अमेरिका के साथ के बीच सीधा टकराव। इसलिए वो चोरी छिपे ईरान की मदद कर रहा है। हथियारों के अलावा रूस ईरान को अमेरिका से जुड़ी खुफिया जानकारियां भी देता है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिससे ईरान को अमेरिका के ठिकानों पर हमला करने में मदद मिलती है। इसके बाद ये खबरें भी सामने आई कि रूस ईरान को हथियार भेज रहा है। हथियार सप्लाई करने की बात से रूस ने इनकार किया। उसने दावा किया कि उसके और ईरान के बीच सिर्फ बातचीत हो रही, हथियारों की सप्लाई नहीं हो रही। लेकिन दावा यह है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को कई दिन पहले ही इस बात की भनक लग गई थी। उन्हें पता चल गया था कि रूस चोरी छिपे ईरान को हथियार भेज रहा है। इसलिए अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर कैस्पियन सागर में हमला कर दिया था। कैस्पियन सागर में मौजूद ईरान के सबसे बड़े पोर्ट को इसीलिए निशाना बनाया गया था। उस रास्ते को नुकसान हुआ था जिससे ईरान और रूस के बीच हथियारों की सप्लाई होती। दावा किया गया रूस इसी रास्ते से ईरान को ड्रोन भेज रहा और माना जा रहा है इसीलिए इजरायल ने इस रास्ते पर हमला किया था ताकि ईरान को हो रही ड्रोन की सप्लाई बंद करवा सके, ईरान को कमजोर कर सके। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया। जेलेंस्की ने दावा किया कि रूस अमेरिका को ब्लैकमेल कर रहा है, अमेरिका के साथ डील करना चाहता है जिसके तहत अगर अमेरिका यूक्रेन को रूस से जुड़ी खुफिया जानकारी देना बंद कर देगा तो वो भी ईरान को उससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं देगा। हालांकि रूस ने इन आरोपों से साफ इनकार किया, लेकिन जेलेंस्की ने दावा किया कि एक तरफ रूस ईरान को अपने हथियार भेज रहा है, दूसरी तरफ वो अमेरिका से भी बातचीत कर रहा है। उनके मुताबिक ईरान जिस ड्रोन से अमेरिका के ठिकानों पर हमला कर रहा है उस ड्रोन में रूस के कलपुर्जे मिले हैं, यानी उस ड्रोन में रूस की मशीनरी का इस्तेमाल किया गया और इससे साफ है कि रूस ईरान को ड्रोन भेज रहा है। दूसरी तरफ जेलेंस्की ने यह भी दावा किया कि रूस ने अमेरिका के सामने एक डील रखी है कि वो ईरान को अमेरिका के ठिकानों से जुड़ी कोई भी खुफिया जानकारी न दे और इसके बदले अमेरिका भी यूक्रेन को उसके ठिकानों के बारे में कुछ नहीं बताएगा। यानी अगर अमेरिका यूक्रेन की मदद करना बंद कर देगा तो वो भी ईरान की मदद करना बंद कर देगा। जेलेंस्की के मुताबिक रूस का सिर्फ एक ही मकसद है कि यूक्रेन को मिल रही मदद बंद हो जाए और यूक्रेन अकेला पड़ जाए। उधर खबर आई कि यूक्रेन की फौज ने अपने 200 से ज्यादा जवानों को पश्चिम एशिया में तैनात कर दिया। दावा किया गया ईरान जंग के बीच उन्हें अमेरिकी फौज की मदद के लिए वहां भेजा गया। यूक्रेन की सेना के अधिकारियों के मुताबिक उनके एक्सपर्ट ईरान के ड्रोन से लड़ने में अमेरिकी सेना की मदद करेंगे, इसलिए यूक्रेन की सेना ने अपने 200 से ज्यादा जवानों को पश्चिम एशिया में तैनात कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने युद्ध में अमेरिका की मदद करने का भरोसा दिया था, ईरान के खतरनाक शाहिद ड्रोन का मुकाबला करने के लिए भरोसा दिया था, अपने विशेषज्ञों की टीम भेजने का भरोसा दिया था। दावा किया था कि ईरान के ड्रोन हमलों से बचने के लिए अमेरिका समेत 10 से ज्यादा देशों ने उनसे मदद मांगी थी, क्योंकि यूक्रेन के पास ईरान के शाहिद ड्रोन से लड़ने का पुराना अनुभव है। पिछले 4 साल से रूस से लड़ाई लड़ रहा है यूक्रेन। उसकी सेना पिछले 4 साल से लगातार इन्हीं शाहिद ड्रोन का मुकाबला कर रही है। वही शाहिद ड्रोन है जो ईरान ने रूस को दिए हैं। अब ईरान इन्हीं शाहिद ड्रोन की मदद से पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिका के ठिकानों पर हमले कर रहा है। जेलेंस्की कहते हैं उनकी सेना ईरान के इन खतरनाक शाहिद ड्रोनों को मार गिराने में अब सक्षम हो गई। ये एक आत्मघाती ड्रोन है, दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में माहिर माना जाता है। तो जेलेंस्की का दावा है कि कई खाड़ी देशों ने ईरान के इस ड्रोन हमले से बचने के लिए
यूक्रेन का दरवाजा खटखटाया था। अमेरिका भी यूक्रेन के अनुभव का फायदा उठाना चाहता है और अब खबर आई कि यूक्रेन ने अपनी वायुसेना के 200 से ज्यादा जवानों को पश्चिम एशिया भेज दिया ताकि वो ईरान के इन खतरनाक ड्रोन से निपटने में अमेरिका और उसके सहयोगियों की मदद कर सके। इस सब के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक और बड़ा दावा किया। वो एक दिन पहले सऊदी अरब की यात्रा पर थे और वहां उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। अब उन्होंने सऊदी अरब और यूक्रेन के बीच सुरक्षा समझौता होने का दावा किया, यानी आने वाले समय में दोनों देशों के बीच सेना से जुड़ी तकनीक, ड्रोन डिफेंस सिस्टम, दूसरी जरूरतों के लिए यह समझौता होगा। माना जा रहा है इस डील के पीछे भी ईरान के उन्हीं शाहिद ड्रोन का खौफ है जो लगातार सऊदी अरब में भी अपनी दहशत मचाए हुए हैं। अमेरिका और इजरायल के खिलाफ चल रहे युद्ध के बीच सऊदी अरब भी ईरान के निशाने पर है। जंग की शुरुआत से अब तक सऊदी अरब की तरफ से कई बार दावे किए गए कि ईरान ने कई इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, ड्रोन दागे। सऊदी अरब का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के कई ड्रोन और मिसाइलों को ढेर कर चुका है, यह दावा है। लेकिन ईरान की खतरनाक शाहिद ड्रोन है वो कई खाड़ी देशों के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। इसलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सऊदी अरब के साथ समझौता कर लिया कि वो ईरान के ड्रोन हमलों से बचने के लिए उसकी मदद करेगा, अपने एक्सपर्ट डिफेंस सिस्टम की मदद से उसकी सुरक्षा करेगा। यूक्रेन सऊदी अरब के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। ज़ेलेंस्की ने सऊदी अरब के साथ हुई डील पर हस्ताक्षर करने की भी जानकारी दी और माना जा रहा है इस डील के जरिए ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश की, क्योंकि यूक्रेन पिछले 4 साल से रूस के खिलाफ जंग लड़ रहा है और वो अपने साथ ज्यादा से ज्यादा देश अपने पाले में करना चाहता है। उसका दावा है युद्ध के दौरान उसने ईरान के खतरनाक ड्रोन से निपटने के लिए कई हथियार बना लिए, ड्रोन इंटरसेप्टर बना लिए जो ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लेते हैं। और ये ड्रोन इंटरसेप्टर सस्ते भी हैं और असरदार भी हैं, ईरान के ड्रोन का मुकाबला कर सकते हैं, ऐसा उनका दावा है। लेकिन इससे पहले ज़ेलेंस्की ने शर्त रखी थी कि वो बिना किसी लेन देन के खाड़ी देशों की मदद नहीं करेंगे। मतलब अगर यूक्रेन ईरान के ड्रोन हमलों से बचने में मदद करेगा तो उसे बदले में कुछ चाहिए होगा। वो भी युद्ध लड़ रहे हैं कि अपनी सैन्य ताकत और हथियार के बदले उन्हें तकनीकी सहयोग चाहिए, हथियार बनाने के लिए फंड चाहिए, पैसे चाहिए। रूस से चल रही जंग की वजह से यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंच चुका है, अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी है। इधर भारत ने लाल सागर और खाड़ी क्षेत्र में अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए नौसैनिकों की एक टुकड़ी तैनात कर दी। लाल सागर और खाड़ी क्षेत्र के आसपास भारतीय जहाजों की सुरक्षा के लिए भारत के नौसैनिकों को तैनात कर दिया गया। ऑपरेशन संकल्प के तहत वहां नौसैनिकों की तैनाती की गई, जिससे भारतीय जहाजों और उनमें सवार लोग सुरक्षित भारत पहुंच सकें। ईरान के मीडिया ने दावा किया कि जंग में अब तक 250 छात्र और शिक्षक मारे जा चुके हैं। दावा किया गया कि अमेरिका और इजरायल के हमलों की वजह से ईरान के 723 सांस्कृतिक और शिक्षण संस्थानों को नुकसान पहुंचा है। 100 बात की एक बात है कि ईरान युद्ध को रोकने की कोशिश में पाकिस्तान कहां से आ गया सीन में। पाकिस्तान खुद बातचीत करवाने की कोशिश कर रहा है या कोई उसको इस रोल में धकेल रहा है कि बात करवाओ? पाकिस्तान तो जाहिर सी बात है खुद को इसमें शांति दूत की तरह पेश करेगा कि देखो हमारी तो अमेरिका से भी दोस्ती है, ईरान से भी दोस्ती है, तो हम ही हैं जो बात करवा सकते हैं। लेकिन जो इन मामलों के जानकार हैं वो क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान के जानकार नहीं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां क्या बता रही हैं? तो एक तो अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान का रोल अगर है भी इसमें तो पोस्टमैन से ज्यादा का नहीं है, कोई मध्यस्थता हो रही हो ऐसा नहीं है, सिर्फ इधर के संदेश उधर पहुंचाने का दौर है अभी। तो ईरान तो कह रहा है कि वो तो कोई संदेश भी नहीं भेज रहा, नहीं कोई संदेश ले रहा है। आधिकारिक तौर पर तो वो बार बार मजाक उड़ा रहा है ट्रंप के बातचीत के दावों का। लेकिन वो चाहे जो भी हो, फिर भी जो भी बातचीत करने की कोशिश की खबरें आ रही हैं उनमें रॉयटर्स और निकेई एशिया जैसी एजेंसियों की खबरें कह रही हैं कि इन सब खबरों के पीछे की असली वजह कुछ और हो सकती है। पाकिस्तान युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करवाना चाहता है और वो तो खैर सारी दुनिया चाहती है कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए। लेकिन युद्ध लंबा खिंचने से पाकिस्तान की चिंता कई और वजहों से भी बढ़ती जा रही है। एक तो पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी देश है, दोनों देशों के बीच लंबा बॉर्डर है, 900 किलोमीटर का बॉर्डर है दोनों के बीच। और उस बॉर्डर पर अब तक पाकिस्तान को सेना लगाने की या सेना को वहां ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। बाकी बॉर्डर, अफगानिस्तान बॉर्डर संभाल रही है सेना, भारत बॉर्डर पे तो खैर है ही। पाकिस्तान की अपनी आर्थिक हालत पतली चल रही है काफी टाइम से, तेल महंगा होने से तो वो दिन ब दिन और खराब होती जा रही है।
प्लस उसके अपने प्रांतों में अलग अलग समस्याएं चल रही हैं, खासकर उसके सीमा वाले प्रांतों में समस्याएं चल रही हैं। अफगान सीमा पर तो युद्ध ही चल रहा है, बलूचिस्तान में लंबे समय से विद्रोह चल रहा है, और बलूचिस्तान का बॉर्डर है ईरान से, बल्कि ईरान में भी उस साइड जो इलाका है वो ईरान का बलूचिस्तान है, सिस्तान बलूचिस्तान। तो ईरान वाले बॉर्डर पर कुछ हो गया तो उसके लिए संभालना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बॉर्डर के इस तरफ यानी अपनी साइड के लोग भी उसकी सेना से लड़ते रहते हैं बलूचिस्तान में, और दूसरी साइड भी बलोची हैं। तो ये ईरान युद्ध इस तरफ फैल गया, इस बॉर्डर की तरफ फैल गया पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान बुरी तरह फंस सकता है। तो वो इस युद्ध में सीधे तो कभी नहीं कूदना चाहेगा। तो एक तो ये वजह है जो साफ दिख रही है कि वो नहीं चाहता कि इस इलाके में युद्ध लंबा चले, इसलिए हाथ पांव मार रहा है कि बातचीत हो जाए और उसमें उसको भी क्रेडिट मिल जाए कि वो इसमें मध्यस्थ बन गया है। उसके अपने लोगों में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की साख थोड़ी बढ़ जाएगी इससे, क्योंकि वहां की पब्लिक में इस बात का भी रोष बताया जाता है कि उनका देश ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में क्यों बैठ गया था जाकर, जबकि ट्रंप ने आयतुल्लाह खामनेई को ही मार दिया युद्ध करके। पाकिस्तान में शिया समुदाय की अच्छी खासी आबादी है, तो अगर वो अपने लोगों को दिखाएगा कि देखो हम अमेरिका के भी साथ थे और ईरान के भी साथ थे, इसीलिए हमारे जरिए ये बातचीत संभव हो पाई, अगर वो ये दिखाने में कामयाब रहा तो उसकी अपनी पब्लिक का रोष भी शांत हो सकता है। तो ये तो दिख रहा है कि पाकिस्तान बहुत उत्सुक है कि युद्ध रुक जाए, लेकिन इसके पीछे की बड़ी वजह वो है जो कुछ टाइम पहले हुआ था। 6 महीने पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक बड़ा समझौता किया था, याद होगा आपको। ऐसा रक्षा समझौता था जिसका पाकिस्तान ने खूब ढिंडोरा पीटा था। वहां यह कहा जाने लगा था कि यह तो एक इस्लामी नेटो बन रहा है। कह रहे थे सऊदी अरब और पाकिस्तान में समझौता हो गया है कि किसी एक देश पर हमला होगा तो दूसरा अपनी सेना लेकर आ जाएगा उसके लिए लड़ने को, जैसे नेटो में होता है। और कह रहे थे अभी तो सऊदी अरब और पाकिस्तान साथ आए हैं, बाद में तुर्की आ जाएगा, दूसरे देश भी साथ आ जाएंगे। यह कहा जा रहा था कि क्योंकि पाकिस्तान एक परमाणु ताकत है तो इस समझौते के बाद सऊदी अरब पर भी कोई हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि एक परमाणु ताकत वाले देश की सेना अब उसकी बॉडीगार्ड बन गई है इस समझौते के बाद। लेकिन इस ईरान युद्ध ने ऐसा मोड़ लिया कि ईरान ने ही सऊदी अरब पर हमला कर दिया। तो समझौता तो यह था कि सऊदी अरब पर कोई हमला होगा तो पाकिस्तान आ जाएगा लड़ने के लिए, कर दिया ईरान ने हमला। तो उस समझौते के हिसाब से तो पाकिस्तान को ईरान के अपने वाले बॉर्डर से कूद जाना था युद्ध में। और विश्लेषक यही कह रहे हैं कि यही पाकिस्तान का अब सबसे बड़ा डर बन गया है कि कहीं सऊदी अरब मांग न कर दे कि आ जाओ जंग में, आ जाओ ईरान के खिलाफ। जंग खिंचती चली गई तो यह नौबत भी आ सकती है। पाकिस्तान तो इसमें बुरी तरह फंस जाएगा अगर यह करना पड़ गया तो एक आकलन यह है कि शुरू में उसने अफगानिस्तान पर हमले भी इसीलिए कर दिए थे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों को मिटाने के नाम पर हमले कर दिए थे ताकि सऊदी अरब के लिए लड़ने ना जाना पड़ जाए, लेकिन वो भी ज्यादा दिन तक नहीं हो सका। वहां और ज्यादा हमले कर देता तो अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान के अंदर जो पश्तून लड़ाके हैं, जो पाकिस्तानी तालिबान हैं, वो उसी की धरती पर आतंकी हमले बढ़ाकर कोहरामी मचा देते। वो एक नई प्रॉब्लम खड़ी होने का डर था, तो वो तो ज्यादा दिन वैसे भी पाकिस्तान नहीं कर सकता था। लेकिन इधर ये ईरान जंग बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि ईरान ने सऊदी अरब पर हमले और बढ़ा दिए। पहले तो अमेरिका के ठिकानों पर हमले कर रहा था, फिर तो सऊदी अरब की रिफाइनरियों पर ही हमले करने लग गया ईरान। ऐसे हालात बनने लग गए कि सऊदी अरब कभी भी पाकिस्तान से कह सकता था कि उसकी तरफ से ईरान से लड़ना शुरू कर दो। तो पाकिस्तान ने पूरा जोर लगा दिया कि किसी भी तरह वो ईरान और अमेरिका के बीच में संदेश भेजने का ही जरिया बन जाए। वैसे भी सऊदी अरब और पाकिस्तान की सेना के बीच ये समझौता तो नया है, लेकिन उनके बीच रिश्ता काफी पुराना रहा है। पाकिस्तान के सैनिक सालों से सऊदी अरब में ट्रेनिंग देते रहे हैं। खुद आसिम मुनीर सऊदी अरब की सेना के साथ रह चुके हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान को पैसे देता है, तेल देता रहा है। लेकिन अब तो यह लिखित वादा हो गया था कि हमला एक पर होगा तो दोनों पर हुआ माना जाएगा। तो पाकिस्तान पर दबाव पड़ने लगा। ईरान सऊदी अरब पर भी हमले करता गया और सऊदी अरब एक तरह से अमेरिका और इजराइल का साथ दे रहा है। पाकिस्तान को तेल सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देशों से मिलता है। युद्ध लंबा चला तो तेल महंगा हो जाएगा, पाकिस्तान की बिजली, पेट्रोल, अर्थव्यवस्था सब चौपट हो जाएगी। पहले ही हालत खस्ता है अर्थव्यवस्था की, तो वहां पर मतलब यह रक्षा समझौता जिस पर पाकिस्तान इतरा रहा था वो तो उसके लिए जी का जंजाल बन गया। तो बड़ी वजह यही मानी जा रही है कि इसीलिए वो मध्यस्थ बनने को इतना उतावला हो रहा है। सऊदी अरब का दबाव वो झेल पाने की हालत में नहीं है।
मतलब पाकिस्तान सऊदी अरब को भी खुश रखना चाहता है, ईरान को भी खुश रखना चाहता है। अगर किसी भी तरीके से यह हो गया कि बातचीत में पाकिस्तान का रोल रहा, चाहे पोस्टमैन का ही रोल हो, डाकिये का ही रोल हो, कुरियर का ही रोल हो, तो सऊदी अरब के लिए लड़ने वाला समझौता निभाने की नौबत ही नहीं आएगी। इसलिए पाकिस्तान इस तलवार की धार पर चलने को मजबूर हुआ है। 100 बात की एक बात। उधर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार करने की कोशिश कर रहे चीन के 2 जहाजों को लौटा दिया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले चीन के 2 जहाजों को लौटा दिया। दोनों जहाज चीन की सरकारी कंपनी कॉस्को शिपिंग के बताए गए। दावों के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार करने से रोके जाने के बाद दोनों जहाज लारक द्वीप के पास से यू टर्न लेकर लौट गए। फ्रांस में G7 की मंत्री स्तरीय बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और यूक्रेन के विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन में चल रही जंग और ईरान जंग पर चर्चा की। खबर है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। इधर जम्मू कश्मीर विधानसभा में इजरायल के खिलाफ हुई नारेबाजी के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के विधायक भिड़ गए। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। कई विधायक तो विधानसभा में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की तस्वीर लेकर पहुंच गए। इसी के बाद सदन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के विधायकों के बीच धक्का मुक्की हो गई और वहां हालात बेकाबू हो गए। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारे लगाने लगे। विधानसभा में यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा। हालात बेकाबू होने पर मार्शलों को बीच बचाव करना पड़ा। हंगामा और नारेबाजी लेकिन रुकी नहीं। थोड़ी देर में हंगामा करते हुए कुछ विधायक स्पीकर की कुर्सी के पास पहुंच गए। जाइए ना, आपने अपनी जगहों पर जाइए, अपनी सीटों पर जाइए, अपनी सीटों पर जाइए, अपनी सीटों पर, अपनी सीटों पर जाइए। बीजेपी विधायकों ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के हंगामे का विरोध किया। इसके विरोध में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा का मुद्दा उठा दिया। इसे ये पूछना चाहता हूं, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को जिंदा जलाया गया, लोगों की हत्या की गई, क्या आपकी तरफ से कोई गलत आई? कभी आपने कहा कि ये होना चाहिए, गलत हुआ? हंगामे के बीच जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने सदन में ईरान युद्ध के मुद्दे पर बयान दिया। अमेरिका और इजरायल के ऊपर ईरान पर जबरन युद्ध थोपने का आरोप लगाया। मकसद क्या अभी भी समझ नहीं आता। अमेरिका के सदर की बात अगर आप सुने तो उन्हें शायद खुद इस बात का एहसास नहीं है कि ये जंग ईरान के ऊपर ठोसा क्यों गया। उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद सदन में चल रहा हंगामा तो शांत हो गया और इसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ सकी। उधर ईरान ने अमेरिका और इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक ईरान के अधिकारियों ने इस्फहान प्रांत से करीब 15 लोगों को संवेदनशील जानकारियां भेजने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने ईरान की सेना के ठिकानों से जुड़ी जानकारियां और युद्ध में हुए नुकसान की तस्वीरें ऐसे मीडिया नेटवर्क को दी जिन्हें तेहरान अपना दुश्मन मानता है। ईरान युद्ध के बीच पश्चिम एशिया के अलग अलग देशों में रह रहे करीब 3,75,000 भारतीय देश लौट चुके हैं। ये जानकारी केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने लोकसभा में दी। मगरूरी में किसको किसका ध्यान रहा, मगरूरी में किसको किसका ध्यान रहा, दरिया भी अपने को सागर मान रहा। 100 बात की एक बात कही विजय राही ने, जो भी तरथे पारावार मिला उनको और प्यासों के हिस्से रेगिस्तान रहा। मिलते हैं कल। घड़ी जब इशारा करेगी 9:15 रात का वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।